नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से मैं आपको अवगत कराता हूं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। अगर पहली खबर की बात करते हैं दोस्तों, तो वो आ रही है बीआरओ को लेकर। भारत चीन सीमा पर तनाव को दूर करने के लिए एक तरफ जहां दोनों देश की सेनाएं बातचीत के दौर पर काम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत का सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ अपने निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की मुहिम में जुटा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीमाई इलाकों में अहम प्रोजेक्ट के लिए राज्य से 11,800 श्रमिकों की भर्ती को लेकर बीआरओ को अनुमति दे दी है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि श्रमिकों के कल्याण को लेकर लिखित आश्वासन मिलने के बाद ये मंजूरी दे दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ के सूत्र ने बताया कि झारखंड भविष्य में सभी भर्तियों में श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बीआरओ के साथ अपनी तरह की पहल समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर करने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और साथ ही हमने इसे भी प्राथमिकता दे दी है। राष्ट्र की सेवा करते वक्त हमारे श्रमिकों का सम्मान, गरिमा और अधिकार संरक्षित रहें। आपको बता दें कि सीमाई इलाकों में सड़क परियोजनाएं काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है जहां पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत की सेनाओं के बीच तनाव है। रक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर गृह मंत्री ने 22 मई को रेलवे को पत्र लिखकर श्रमिकों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों तक पहुँचाने के लिए 11 विशेष रेलगाड़ियों का प्रबंध कराने को कहा था। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है गृह मंत्रालय को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत सीआरपीएफ के लिए छोटे हथियारों के निर्माण के लिए लार्सन एंड टर्बो और गोदरेज सहित 17 निजी भारतीय कंपनियों के साथ चर्चा की है। अधिकारियों ने कहा, इनमें से कुछ हथियार वर्तमान में गृह मंत्रालय के माध्यम से सुरक्षा बलों द्वारा आयात किए जा रहे थे। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद गृह मंत्रालय इन उपकरणों के स्थानीय उत्पादन को देख रहा है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि निजी कंपनियों ने हथियार बनाने के लिए MHA के लाइसेंस को शॉर्टलिस्ट किया। L&T और गोदरेज के अलावा इनमें विम टेक्नोलॉजी, कल्याणी स्ट्रेटेजिक, शाम आर्म्स, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स और HYT शामिल हैं। मंत्रालय ने इन कंपनियों के प्रतिनिधियों और ITBP, BSF, CRPF, SSB, CISF, NSG और असम राइफल के निदेशक जनरलों के साथ पहले दौर की चर्चा भी की। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों को अपनी आवश्यकता प्रदान करने और हथियारों और गोला बारूद को आयात में कटौती करने के लिए कहा गया है, जिसे स्थानीय निर्माताओं की मदद से आसानी से विकसित भी किया जा सकता है। अगली खबर की बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS जनरल विपिन रावत व तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की है। दरअसल 6 जून को लद्दाख में जारी तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच बैठक हुई थी। इस पर चर्चा करने के लिए आज केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा ये बैठक आयोजित की गई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ताजा हालातों की जानकारी दी गई, साथ ही भविष्य की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई है। भारत के अनुसार चीन के सैनिक लद्दाख में भारतीय क्षेत्रों में घुस गए हैं, वहीं चीन उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा बता रहा है। दोनों देशों के बीच कई राउंड की वार्ता सफल रहने के बाद 6 जून को लेफ्टिनेंट स्तर पर वार्ता हुई। बातचीत के जरिए समस्या को सुलझाने पर जोर दिया गया। भारत की ओर से ये मांग की गई है कि अप्रैल से पहली वाली स्थिति को दोबारा से बहाल किया जाए, लेकिन इस बैठक में इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है दौलत बेग ओल्डी को लेकर। आपको बता दें कि रिटायर्ड वाइस चीफ एयर मार्शल प्रणब कुमार बरोरा ने कहा है कि चीन की सीमा के पास पूर्वी लद्दाख में चल रहे विवाद में इस्तेमाल की जा रही दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी को वायुसेना ने सरकार के द्वारा लिखित अनुमति के बिना ही 2008 में ही ऑपरेशनल कर दिया था। दौलत बेग ओल्डी, जो कि 16,800 फीट की अधिक ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा उन्नत लैंडिंग मैदान है, और इस पट्टी का इस्तेमाल AN-32 और C-130J सुपर हरकुलिस जैसे लैंडिंग विमानों के लिए किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जब सरकार को पता चला कि उनकी जानकारी के बिना एयरफील्ड को फिर से सक्रिय कर दिया गया है, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी, उन्होंने ये भी बताया। सरकार ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। हमने कहा कि सैनिकों की रसद का इंतजाम रखना वायुसेना की जिम्मेदारी है। अगली खबर की बात करते हैं तो दोस्तों वो आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार को सुबह शुरू हुए एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। सुरक्षा बलों ने 4 और आतंकवादियों को मार डाला है। इस तरह पिछले 24 घंटे में शोपियां जिले में कुल 9 आतंकी ठोक दिए गए हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में पिंजोरा गाँव में एनकाउंटर शुरू हो गया है। पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों को ढेर करने के अपने काम में लगे हुए हैं। वहीं रविवार को हिजबुल मुजाहिदीन का जो टॉप कमांडर था, उसे भी भारतीय सेना ने मुठभेड़ में मार दिया। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि विशेष सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के रेबन इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया और घेराबंदी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान छुपे हुए आतंकियों ने खोजी दस्ते पर गोलाबारी शुरू कर दी थी, जबकि जवाबी कार्रवाई में आतंकी मुठभेड़ में मारे गए। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं, वो भी LAC को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की हेलीकॉप्टरों की जो गतिविधियां हैं वो पिछले 7 से 8 दिनों में काफी बढ़ गए हैं। सूत्रों ने बताया कि हेलीकॉप्टर की तेज गति के कारण LAC के साथ विभिन्न स्थानों पर तैनात चीनी सैनिकों को मदद प्रदान करना हो सकता है।
सूत्रों की माने तो एलएसी के समीप तैनात चीनी हेलीकॉप्टर के बेड़े Mi-17S और मीडियम लिफ्ट दोनों तरह के चॉपर शामिल है। बीते कुछ महीनों में पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय इलाकों में चारों ओर बड़े पैमाने पर चीनी हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। इन इलाकों में गालवान क्षेत्र भी शामिल है। सूत्रों ने यह भी बताया कि एक समय में तो चीनी हेलीकॉप्टर गालवान इलाके में भारत की सड़क के निर्माण स्थल पर भी मंडरा रहा था। चीन की ऐसी हरकतें आम है और उसके अक्सर हेलीकॉप्टर हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए एलएसी पर भारतीय इलाकों की गश्त करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की इन्हीं हरकतों ने पिछले महीने भारतीय सेना को भी लद्दाख में अपने लड़ाकू जेट की गश्त करने के लिए मजबूर किया था। उस वक्त भी चीनी सेना के हेलीकॉप्टरों को एलएसी के करीब उड़ान भरते हुए देखा गया था। यही नहीं, आपको बता दें कि चीन ने लद्दाख में 10 से 12 लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा भी रखा है, जिन्होंने भारतीय क्षेत्र के करीब से उड़ान भरी थी। इन विमानों ने अपने हवाई ठिकानों से उड़ान भरी थी, जो लद्दाख में हमारी सीमा क्षेत्र से 30 से 35 किलोमीटर दूर हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है कावेरी इंजन को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि एडमिरल अरुण प्रकाश जो कि रिटायर्ड हैं, उन्होंने हाल ही में कहा कि कावेरी इंजन प्रोग्राम को बंद करना भारत की सबसे बड़ी गड़बड़ी थी और भारत ने इस कार्यक्रम के लिए फिर से काम करना शुरू कर दिया है, या फिर भारत ने विदेशी इंजनों पर निर्भर रहना शुरू कर दिया है। निकट भविष्य में स्वदेशी फाइटर जेट की शक्ति के लिए जेट इंजन की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि यदि हम इंजन के विकास में देरी करते हैं तो इंजन टेक्नोलॉजी में उन्नति करना मुश्किल होगा, क्योंकि नई इंजन टेक्नोलॉजी के विकास पर दुनिया में काम चल रहा है। उन्होंने चीन का उदाहरण दिया और कहा कि चीन का WS-10 इंजन हमेशा के लिए अंडर डेवलपमेंट के अधीन है। फिर भी चीन ने अपने जेट प्रोग्राम को नहीं छोड़ा है, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें जेट इंजन को पूरा करना है और उसे पूरा करने की आवश्यकता भी है। और उन्होंने अपने WS-K के 300 इंजनों का उत्पादन किया है। मार्क 2 और मार्क 3 में 10 J10 और J11 जेट्स को पावर देने के लिए जो इंजन अभी भी ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कावेरी इंजन के परीक्षण का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका परीक्षण नियमित किया जाना जरूरी है, ताकि इंजन के भविष्य के संस्करण को ठीक किया जा सके। साथ ही उन्होंने भारत निर्मित प्रणालियों के लिए भारत में बनाए गए जहाज, टैंकों और क्रूज मिसाइलों और विभिन्न इंजनों के विकास का भी समर्थन किया। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि 25 सैन्य अधिकारियों को 6 जून को 17 सप्ताह के कॉम्बैट एविएटर कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एविएशन विंग से सम्मानित किया गया था। वेल्डेकरी समारोह नासिक स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल यानी CATS में आयोजित किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने इसकी तस्वीर को साझा किया, जिसमें 45 सेना अधिकारियों को कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक में आयोजित वेलेडिक्टरी सेरेमनी के दौरान कॉम्बैट एविएटर्स कोर्स सीरियल नंबर 33 के सफल समापन पर एविएशन विंग दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।